22 अप्रैल 2026 न्यू दिल्ली के ईस्ट कैलाश में लोकेटेड इस्कॉन मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में सुबह 6:28 पर रिकॉर्ड हुआ यह शख्स इस वक्त से मात्र 8 घंटे पहले और इस जगह से करीबन 160 किलोमीटर दूर अलवर राजस्थान में एक ऐसे बेहद शर्मनाक अपराध को अंजाम देकर आया था जिसने इंसानियत और दोस्ती दोनों को शर्मसार कर दिया। 8 घंटे पहले 21 अप्रैल 2026 राजस्थान के अलवर का रहने वाला राहुल मीना अपने दोस्त विष्णु के साथ एक शादी का फंक्शन अटेंड करने गया था। कुछ देर खाने पीने के बाद उसने विष्णु से कहा कि उसे किसी जरूरी पर्सनल काम के लिए जाना पड़ेगा और यह कहकर वो वहां से निकल गया। देर रात जब विष्णु अपने घर पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने जो मंजर था उसने उसके होश उड़ा दिए, क्योंकि घर पर उसकी पत्नी बदहवास हालत में पड़ी हुई थी और शरीर पर कई घाव थे जिनसे खून निकल रहा था। कपड़ों का फटा होना और घर का बिखरा सामान एक भयानक अपराध की ओर इशारा कर रहा था। जैसे तैसे उसकी पत्नी ने खुद को संभालते हुए कुछ देर पहले ही घटे एक खौफनाक सच से पर्दा उठाया। दरअसल पर्सनल काम से जाना असल में सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि वहां से निकलने के बाद राहुल सीधा विष्णु के घर पहुंच गया, जहां उस वक्त उसकी पत्नी अकेले मौजूद थी। दरवाजा खटकने की आवाज सुन विष्णु की वाइफ को लगा कि उसका पति आया होगा, और जैसे ही वो गेट खोलती है तो राहुल जल्दी से उनका मुंह दबाते हुए घर के अंदर घुस जाता है और गला पकड़ उन्हें जमीन पर गिरा उनके साथ दुष्कर्म करता है। उसके अंदर के वहशी दरिंदे ने इस दौरान उनको कई जगह काटा भी। जिस्म और दिलो दिमाग पर कभी ना मिटने वाले जख्म देकर वहां से निकलते वक्त राहुल ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने इस बात को किसी के सामने रखा तो वो उनके पति और दोनों बच्चों को जान से मार देगा। लेकिन इतना सब होने के बाद ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसमें हर गुजरता घंटा और ज्यादा खतरनाक होता चला गया। क्योंकि जब एक तरफ अलवर में इस खौफनाक जुर्म की एफआईआर दर्ज हो रही थी, तब दूसरी तरफ राहुल बिना वक्त गवाए शहर के बाहर निकल चुका था और उसका अगला कदम उसे लेकर जाने वाला था उस जगह जहां वो अपने अंदर बचे थोड़े बहुत इंसान को पूरी तरह से मिटाने वाला था। पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन राहुल सिर्फ भाग नहीं रहा था, वो कुछ प्लान कर रहा था और उसका अगला निशाना अब अलवर से काफी दूर था। यह केस साबित करता है कि कुछ अपराध एक जगह पर शुरू जरूर होते हैं, लेकिन खत्म कहीं और होते हैं, और तब तक इंसानियत के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर जाते हैं। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द ट्विस्टेड केस ऑफ राहुल मीना। इस डॉक्यूमेंट्री में प्रस्तुत की गई घटना वास्तविक है, लेकिन इसमें शामिल पीड़ित और उनके परिवार के सदस्यों की पहचान सुरक्षित रखने के लिए उनके नाम बदल दिए गए हैं। 22 अप्रैल 2026 22 साल की ईशा आज भी सुबह जल्दी उठकर अपनी पढ़ाई में लग गई थी। डीपीएस आरके पुरम की टॉपर और आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट ईशा इस साल अपना पहला यूपीएससी अटेम्प्ट देने के लिए पूरी शिद्दत से तैयारी कर रही थी, और इसी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए उसके पेरेंट्स ने घर की छत पर एक अलग आइसोलेटेड स्टडी रूम बनवाया था, जहां वो बिना डिस्टरबेंस पढ़ाई करती थी। उसके फादर सीनियर आईआरएस ऑफिसर और मदर डेंटिस्ट थी। पूरा परिवार साउथ ईस्ट दिल्ली की अमर कॉलोनी के एक हाईली सिक्योर्ड और पॉश एरिया कैलाश हिल्स में रहता था। रोज की तरह आज भी ईशा के पेरेंट्स सुबह करीब 6 बजे जिम को निकल गए थे। वहीं ईशा अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी, इस बात से अनजान कि आने वाला वक्त उसके सुनहरे भविष्य से लेकर उसकी सांसों तक सब कुछ मिटा देगा। करीब सुबह 8:30 बजे जब ईशा के पेरेंट्स घर लौटे तो एक ऐसा मंजर उनका इंतजार कर रहा था जो कोई अपने दुश्मन के लिए भी नहीं चाहेगा। घर में दाखिल होते वक्त उन्होंने पाया कि मेन डोर खुला हुआ है। अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए जैसे ही वो आगे बढ़े तो जो उनकी आंखों ने देखा वो विश्वास से परे था। नीचे के रूम में उनकी बेटी खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर मौजूद कपड़े फटे हुए थे। घर का बिखरा सामान और फर्श पर बिखरा खून बता रहा था कि बीते घंटों में उनकी बेटी किस हैवानियत से गुजरी होगी। जिस घर में अब तक उनकी बेटी की आवाज गूंजती थी, वहां एक ही पल में सब कुछ खामोश हो चुका था। आंखों के सामने पड़ा वो मंजर इतना वहशी, इतना असहनीय था कि उनका दिमाग उसे मानने से ही इनकार कर रहा था, पर दिल जानता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। एक माँ बाप के लिए यह एक ऐसा जख्म होता है जो कभी भर नहीं सकता और ना ही किसी अल्फाज में बयां किया जा सकता है। 8:45 पर पुलिस को कॉल करने के बाद वो अपनी बेटी को बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर हॉस्पिटल भागे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक काफी देर हो चुकी थी। चूंकि यह एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई और ईशा की बॉडी को
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस और एफएसएल की टीम मौका वारदात पर पहुंची और क्राइम सीन की बारीकी से जांच शुरू की। अपस्टेयर्स पर बने ईशा के स्टडी रूम में काफी ज्यादा खून बिखरा हुआ था, जबकि ईशा की बॉडी नीचे के रूम में मिली थी। ईशा का बिखरा हुआ स्टडी रूम और फर्श पर मिले खून से सने मेटालिक लैम्प से ये समझ आ रहा था कि ईशा का रेप और मर्डर उसके स्टडी रूम में हुआ है, और ब्लड के ड्रैग मार्क से ये क्लियर था कि उसे घसीट कर नीचे फ्लोर पर लाया गया था। लेकिन सवाल था, आखिर क्यों? ईशा की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके साथ हुई बेरहमी का सबूत थी। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में उसके हाथों, बाहों और पैरों पर मिले मल्टीपल कट्स, एब्रेशंस और कंट्यूशन से यह साफ था कि ईशा ने आखिरी पल तक हार नहीं मानी और अपनी जान बचाने के लिए वो पूरी ताकत से लड़ी थी। उसके चेहरे पर इस कदर वार किया गया था कि उसकी नाक की हड्डी टूट गई थी और गर्दन पर इंट्रामस्कुलर हैमरेज और थायराइड कार्टिलेज फ्रैक्चर्ड पाया गया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन फॉलोइंग असॉल्ट था। इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्टर ने विसरा सैंपल्स, नेल स्क्रैपिंग्स और ब्लड सैंपल्स प्रिजर्व किए ताकि सेक्सुअल असॉल्ट के एंगल को साइंटिफिकली प्रूव किया जा सके। यह रिपोर्ट सिर्फ एक मेडिकल डॉक्यूमेंट नहीं थी, यह ईशा के आखिरी पलों की वो कहानी थी जहां हर निशान चीख चीख कर बता रहा था कि उसने कितनी हिम्मत से अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ी थी। पुलिस ने घर के बाहर और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी की फुटेजेस चेक करनी शुरू की और उसी में उन्हें घर के बाहर लगे कैमरा में सुबह के 7:22 पर येलो शर्ट और व्हाइट ट्राउजर पहने एक लड़का घर से निकलते हुए दिखाई दिया। वो ब्लैक कलर का एक बैग लिए हुए था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। पुलिस ने जब उसी कैमरा की 1 घंटे पहले की फुटेज रिवाइंड कर देखी तो उसमें 6:36 पर एक येलो शर्ट पहने लड़का बगल के घर के सिक्योरिटी गार्ड और मोहल्ले के एक डॉग वॉकर से बात करते हुए नजर आया। हालांकि दोनों फुटेजेस में चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था और दोनों फुटेजेस में कपड़ों का भी अंतर दिख रहा था। जहां 7:22 की फुटेज में सस्पेक्ट ने लाइट येलो कलर की शर्ट, व्हाइट ट्राउजर और चप्पल पहन रखी थी, वहीं 6:36 की फुटेज में सस्पेक्ट मस्टर्ड येलो शर्ट, ब्लैक ट्राउजर और शूज पहने हुए था। इन दोनों फुटेजेस में चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था कि तभी पुलिस के हाथ 2 और फुटेजेस लगती हैं जिसने पूरी तस्वीर साफ कर दी। 6:28 की एक और फुटेज में उसी सस्पेक्ट का क्लोजअप वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है और उसमें जो जूते और ट्राउजर उसने पहने थे वही पुलिस को क्राइम सीन पर मिले थे। यानी ये साफ था कि दोनों सस्पेक्ट एक ही हैं और वो जुर्म को अंजाम देने के बाद कपड़े बदलकर और घर से ही बैग लेकर निकल गया था। अब सवाल ये था कि आखिर ये कातिल था कौन, क्योंकि इन सभी सीसीटीवी में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन न्यू दिल्ली के ईस्ट कैलाश में लोकेटेड इस्कॉन मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में सुबह 6:28 पर रिकॉर्ड हुई एक फुटेज में इस अपराधी का चेहरा साफ तौर पर रिकॉर्ड हो गया। यह शख्स था 19 साल का राहुल मीना, जो बीते 8 महीनों से ईशा के घर पर नौकर था। लेकिन लगभग 1.5 महीने पहले ईशा के पेरेंट्स ने उसे काम से निकाल दिया था, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि उसे जो वो घर के काम या दवा लाने के लिए पैसे देते थे उससे वो सामान कैश में खरीदने के बजाय उधार पर ले आता था और उन पैसों को जुए में उड़ा देता था। यह सिर्फ एक बार की बात नहीं थी, बल्कि उसके आए दिन की हरकत थी। और तो और वो आसपास के पड़ोसियों और दूसरे डोमेस्टिक वर्कर से भी लगातार पैसे उधार लेता रहता था। लेकिन क्या सिर्फ नौकरी से निकाले जाने या बदला लेने के लिए वो इस नीचता की हद तक उतर गया? यह सच उसके वक्त रहते पकड़े जाने से ही पता चल सकता था। इसलिए दिल्ली पुलिस की 15 डेडिकेटेड टीम्स राहुल मीना को पकड़ने में जुट गई। पुलिस ने पाया कि राहुल आते जाते दोनों वक्त कॉल पर किसी से बात करते हुए नजर आ रहा था। इसलिए सबसे पहले उसके फोन को सर्वेलेंस पर लगाया गया और उसे ट्रेस किया जाने लगा। एक और सीसीटीवी कैमरा में वो मेन रोड से ऑटो रिक्शा में बैठते हुए दिखाई दिया, लेकिन दूरी होने के चलते उस कैमरे में ऑटो रिक्शा ड्राइवर और नंबर प्लेट साफ नजर नहीं आई। लेकिन कॉल ट्रेसिंग से पुलिस को पता चला कि राहुल वहां से निकलकर पालम रेलवे स्टेशन पहुंचा, क्योंकि वहीं उसकी लास्ट लोकेशन दिखा रही थी, जिसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। पुलिस को यह भी पता चला कि राहुल ने सुबह के वक्त उस दौरान गुरुग्राम में रहने वाले अपने कजिन त्रिलोक को कॉल की थी। इसलिए पुलिस की 3 टीमें, एक गुरुग्राम में राहुल के कजिन त्रिलोक के पास, दूसरी दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर दूर राहुल के गांव तिदौली जो अलवर के राजगढ़ में है, और तीसरी टीम पालम रेलवे स्टेशन को निकली। गुरुग्राम पहुंची पुलिस को राहुल के कजिन त्रिलोक ने बताया कि सुबह सुबह राहुल ने उसे कॉल कर कहा कि मैंने कांड कर दिया है, अब बच नहीं पाऊंगा। लेकिन क्या किया है वो उसने नहीं बताया।
पालम रेलवे स्टेशन पहुंची पुलिस की टीम ने वहां आसपास मौजूद सीसीटीवी फुटेज चेक करनी शुरू की। साथ ही टैक्सी और ऑटो स्टैंड पर पूछताछ की। वहां से उन्हें एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का पता चला जिसने राहुल मीना को द्वारका छोड़ने की बात कही, लेकिन द्वारका में वो कहाँ छुपा था इसका पता सिर्फ उसकी मोबाइल लोकेशन से लग सकता था, जिसके लिए उसके फोन का ऑन होना जरूरी था। पुलिस की टीम द्वारका के अलग अलग होटल्स में जाकर उसका पता लगा रही थी कि तभी दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट को उसके मोबाइल टावर की लोकेशन का पता चल गया, क्योंकि वो फोन द्वारका के एक होटल के वाईफाई से कनेक्ट हो गया था। अब बिना और वक्त गवाए पुलिस की भारी भरकम फोर्स ने उस होटल में दबिश डाली और राहुल मीना को अरेस्ट कर लिया, जो उस वक्त उसी होटल के रूम में आराम से बैठा चिकन करी खा रहा था। उसके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो कितने भयानक अपराध को अंजाम देकर आया है। आखिर कौन था ये लड़का जिसने मात्र 8 घंटे के अंदर 2 अलग अलग शहरों में 2 बेहद संगीन जुर्म को अंजाम दिया? आखिर कैसे एक साधारण सा लड़का ऐसा हैवान बन गया? 19 साल का राहुल मीना राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के तिदोली गांव का रहने वाला था। अपने 4 भाई बहनों में से वो परिवार का सबसे ब्राइट और स्टूडियस माना जाता था, जिसने 12th बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर किए थे। लेकिन स्कूल में आए मार्क्स कभी ये नहीं तय कर सकते कि आने वाला भविष्य किस तरफ करवट लेगा। राहुल मीना को मोबाइल के ऑनलाइन गेम्स जैसे 3 पत्ती और लूडो में गैम्बलिंग की लत लग गई। यह लत इतनी बढ़ती चली गई कि उसने पैसों के खातिर घर के कीमती सामान को गिरवी और बेचना शुरू कर दिया। एक वक्त जो लड़का परिवार और मोहल्ले में शांत और स्टूडियस माना जाता था, इन बुरी आदतों के चलते उसका बिहेवियर एग्रेसिव और वायलेंट हो चुका था। उसके पिता पार्ट टाइम लेबर और घरों में हाउस हेल्प का काम किया करते और उन्हें भी शराब की लत थी। इसलिए घर के बिगड़ते माहौल को देखते हुए गुरुग्राम में रह रहे राहुल के चाचा ने उसे दिल्ली के घर में एज अ हाउस हेल्प लगवा दिया। कुछ महीने वहां काम करने के बाद उसे न्यू दिल्ली में रह रहे एक IRS ऑफिसर के घर पर बतौर नौकर रख लिया गया। यह नौकरी उसे उन IRS ऑफिसर के दफ्तर में काम करने वाले सुपरिटेंडेंट रैंक के ऑफिसर के पर्सनल रेफरेंस से मिली थी, जो खुद भी राजस्थान से थे और उन्होंने उसके काम और बर्ताव को देखते हुए उसकी तारीफ करते हुए रेफर किया था। अब उन IRS ऑफिसर ने अपने जूनियर ऑफिसर के कहने पर उसे रख लिया। शुरुआत के कुछ महीने तो सही से गए, लेकिन ऑनलाइन गैम्बलिंग की लत कहाँ छूटने वाली थी। धीरे धीरे उसकी पुरानी आदतें वापस सामने आने लगी। घर के पैसे मिसयूज करना, उधार पर सामान ले आना और कैश जुए में उड़ा देना उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। और साथ ही वो आसपास के लोगों से भी लगातार पैसे उधार लेने लगा। जब यह बात ईशा के पेरेंट्स को पता चली तो उन्होंने उसे डांट फटकार कर नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद मीना लगभग 1.5 महीने पहले अपने गांव लौट गया, जहां उसने घर वालों को यह कहकर भरम में रखा कि वो छुट्टी पर आया है और अपनी जगह किसी और को रख चुका है। लेकिन घर आकर भी उसकी ऑनलाइन गैम्बलिंग की आदत नहीं रुकी। किस्मत ने एक बार उसका साथ दिया और उसने लगभग 5 लाख रुपए जीत लिए, जिसके बाद दोस्तों ने उसे अपने अकाउंट से और खेलने के लिए उकसाया। लेकिन ऐसे में किस्मत कहाँ हर बार साथ देगी, और वो धीरे धीरे अपने दोस्तों के दिए सारे पैसे हार गया और फिर उस पर उन पैसों को लौटाने का प्रेशर बढ़ता चला गया, जिसके लिए उसे बार बार बेइज्जत और जलील होना पड़ता। उन्हीं दोस्तों में से एक था विष्णु, जिसने उसे पैसे दिए थे। इस लगातार दबाव और अपमान ने उसके अंदर एक जहरीली सोच पैदा कर दी। उसने विष्णु से बदला लेने का ठान लिया और उसी सोच का नतीजा था कि उस रात उसने विष्णु की वाइफ का रेप कर दिया। राहुल जानता था कि पुलिस उसे जरूर खोजेगी, इसलिए अलवर में बलात्कार करने के बाद उसने विष्णु की वाइफ का डुअल सिम फोन चुरा लिया और अपने पुराने कनेक्शन मिटाने के लिए अपना, अपने भाई और एक दोस्त का फोन राजगढ़ में एक अंकल को दे दिया, जिन्होंने उसे बेचकर राहुल को कैश दे दिया। इसी पैसे से उसने एक प्राइवेट हॉस्पिटल एम्बुलेंस यानी इको वैन 6000 रुपए में हायर की, जो उसे रात भर में अलवर से दिल्ली लेकर आ गई। लेकिन साउथ दिल्ली में उतरते ही उसने ड्राइवर को यह कहकर रुकवाया कि वो एड्रेस कंफर्म करके आता है, और फिर मौका देखते ही बिना किराया दिए वो वहां से गायब हो गया। सुबह के करीब 6:30 बजे के आसपास सीसीटीवी फुटेज में राहुल मीना कैलाश हिल्स कॉलोनी में एंट्री करते दिखा। उसे पता था कि इतनी सुबह मेन गेट पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, और उसने इसी बात का फायदा उठाया। यह घर आम नहीं था। यहाँ डिजिटल लॉक, स्टील गेट, रिस्ट्रिक्टेड लिफ्ट एक्सेस और पासकोड प्रोटेक्टेड डोर जैसे मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स थी। लेकिन मीना इन सबसे वाकिफ था। उसे यह भी पता था कि विक्टिम के पेरेंट्स रोज 6:30 बजे जिम के लिए निकल जाते हैं और लगभग 8:30 बजे तक घर लौटते हैं,
घर के बाकी सर्वेंट्स और मेड सुबह 8 बजे से पहले नहीं आते हैं और उन्हीं हाउस हेल्प के एक्सेस के लिए स्पेयर स्मार्ट कार्ड शू रैक में छुपा कर रखा होता है। वो उसी बिल्डिंग में दाखिल हुआ और शू रैक में छुपा वही स्मार्ट कार्ड निकालकर बिना किसी रुकावट के घर में घुस गया। 6:39 पर वो सीधा रूफटॉप टेरेस के स्टडी रूम तक पहुंच गया, जहां ईशा पढ़ाई कर रही थी। ईशा राहुल को देखकर चौंक गई और उसने उससे यहाँ आने की वजह पूछी, तो उसने झूठ बोलते हुए कहा कि आंटी ने काम से बुलाया था। इसके बाद उसने पैसे की डिमांड की, लेकिन ईशा के मना करने पर बात तुरंत झगड़े में बदल गई। उसने ईशा से नीचे के फ्लोर में रखी अलमारी का पासकोड मांगा, क्योंकि उसे पता था कि उसमें पैसे और कीमती सामान होगा। लेकिन जब ईशा ने उसे ये बताने से मना कर दिया, तो वो उसके साथ हाथापाई और मारपीट पर उतर आया और फिर उसने वहां रखे एक भारी भरकम टेबल लैंप से ईशा के सर पर बार बार वार किए, ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। इन हमलों से जब ईशा बेहोश हो गई, तो राहुल की नीयत बिगड़ गई और उसने इंसानियत को तार तार करते हुए पहले ईशा के साथ बलात्कार किया और फिर मोबाइल चार्जिंग केबल से उसका गला घोट दिया। मर्डर करने के बाद राहुल की हरकतें और भी ज्यादा घिनौनी हो गई। वो बॉडी को घसीटकर नीचे फ्लोर में लॉकर तक ले गया और वहां एक ऐसी कोशिश की जो उसकी सोच को समझाने के लिए काफी थी। उसने विक्टिम के खून से भीगे हाथ की उंगली का यूज करके बायोमेट्रिक स्कैनर अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन जब यह फेल हो गया तो उसने स्क्रू ड्राइवर से लॉकर तोड़कर उससे लगभग 2.5 लाख कैश और ज्वेलरी निकाल ली। राहुल ने फिर खुद को साफ किया, खून से सने अपने कपड़े वहीं छोड़ दिए और विक्टिम के बड़े भाई जो दूसरे शहर में जॉब करते थे, उनकी व्हाइट पैंट्स, स्लीपर्स और एक फुल स्लीव येलो टी शर्ट पहन ली। 7:22 पर वो सीसीटीवी में एक ब्लैक बैकपैक के साथ घर से निकलता हुआ दिखा, जिसमें चोरी का पैसा था। बाहर निकलते वक्त एक कार क्लीनर ने उसे चाय ऑफर की, लेकिन मीना ने मना कर दिया और सीधा नेहरू प्लेस के पास आस्था कुंज पार्क की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने ईशा का आईफोन एक डस्टबिन में फेंक दिया। मात्र 19 साल के लड़के ने 6:39 से लेकर 7:20 तक सिर्फ 41 मिनट के अंदर इतने भयावह अपराध को अंजाम दिया था। राहुल बहुत शातिर था, इसलिए घर से निकलते ही उसने कोई सीधा डायरेक्ट रूट नहीं लिया, बल्कि पहले थोड़ी दूरी के लिए एक ऑटो रिक्शा बुक किया और फिर 600 रुपए में एक प्राइवेट कैब हायर की, जिससे वो पालम रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, क्योंकि उसका प्लान हरियाणा के रेवाड़ी में भागकर छुप जाने का था। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, तब तक उसकी ट्रेन निकल चुकी थी। ट्रेन मिस होने के बाद उसने तुरंत अपना रूट चेंज किया, वापस एक ऑटो लिया और द्वारका के एक ओयो होटल में चेक इन कर लिया। यह बुकिंग शाम 6:30 बजे तक के लिए थी। ऑफिशियल रेंट 1500 था, लेकिन होटल स्टाफ ने 500 एक्स्ट्रा लेकर उसे बिना आईडी के लिए रुकने दे दिया। रूम में जाते ही सबसे पहले उसने क्विक कॉमर्स ऐप से कैश ऑन डिलीवरी पर टी शर्ट ऑर्डर की और खाने के लिए चिकन करी और रोटियां ऑर्डर की। लेकिन असली गेम उसका फोन के साथ चल रहा था। उसके पास एक डुअल सिम वाला मोबाइल फोन था, जो उसने अलवर में विक्टिम के घर से चुराया था। उसने पालम स्टेशन के पास ही उस मोबाइल फोन की कॉलिंग सर्विस डिसेबल कर दी, ताकि पुलिस उसे ट्रेस ना कर सके। लेकिन होटल पहुंचने के बाद उसने उस फोन को ओयो होटल के वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, जिसके बाद वो इंटरनेट का यूज करके अपने गुरुग्राम में रहने वाले कजिन को इंस्टाग्राम पर मैसेजेस भेजने लगा और इसी डिजिटल ट्रेस से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान और उसके रवैये में काफी अंतर था। पुलिस इंटरोगेशन के दौरान मीना का रवैया काफी हैरान कर देने वाला था। वो बिल्कुल शांत था, जैसे उसने कोई बड़ा जुर्म किया ही ना हो। उसने अपने आप को जस्टिफाई करते हुए कहा कि अगर दीदी ने पैसे दे दिए होते तो मैं कुछ नहीं करता। दीदी यानी बड़ी बहन एक ऐसा शब्द जिसे हम इज्जत, अपनापन और सुरक्षा के एहसास से जोड़ते हैं, लेकिन उसने इसी शब्द का इस्तेमाल उस जुर्म के बाद किया, जैसे वो पूरे समाज और सिस्टम को मॉक कर रहा हो। फिर उसने अपने जुर्म को बस हो गया कहकर जस्टिफाई किया, जैसे ये सब सिर्फ एक गलती हो। लेकिन जब उसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दीपिका ठकरान के सामने पेश किया गया, तो उसका टोन बदला हुआ था। उसने कहा कि मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई, ये सब पैसे के लिए किया। जब उसकी बॉडी पर मौजूद चोटों के बारे में पूछा गया, तो उसने झूठ बोलते हुए कहा कि वो टेरेस से उतरते वक्त गिर गया था। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक इंटरोगेशन के दौरान उसने बार बार अपने बयान बदले और कहीं भी उसमें कोई पछतावा नजर नहीं आया। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब उससे इंसानियत और रिश्ते के नजरिए से सवाल किए
और उसे याद दिलाया कि वो लगभग 8 महीने तक उस फैमिली के साथ काम कर चुका था, तो उसका जवाब और भी ज्यादा शॉकिंग था। उसने कहा कि वो लोग तो मेरे लिए भगवान थे, दोनों बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे पैसे चाहिए थे। ये कॉन्ट्राडिक्शन सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, ये दिखाता है कि जब लालच और नीयत अंधी हो जाती है तो इंसान अपने ही कहने वाले भगवान को भी नहीं छोड़ता। फिलहाल राहुल को 4 दिन के पुलिस रिमांड के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। और रही बात इंसाफ की, तो विष्णु की पत्नी और ईशा को न्याय मिलने में कितना वक्त लगेगा, इसका अंदाजा शायद कोई नहीं लगा पाए। पुलिस को ऐसे होटल्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो चंद पैसों के लिए लालच में किसी को बिना आईडी प्रूफ ठहरने की जगह दे देते हैं। अक्सर शैतान कोई अनजान चेहरा नहीं होता, बल्कि वही होता है जिसे आप रोज मिलते हैं, जो महीनों सालों से आपसे जुड़ा होता है, आपके करीब होता है, आपके आसपास रहता है। और ऐसे शख्स को पहचानना सबसे मुश्किल होता है। और यहीं आता है सबसे पहला फैक्टर, इल्यूजन ऑफ फैमिलियरिटी। हम नेचुरली ये मान लेते हैं कि जो इंसान रोज सामने दिखता है वो सेफ है। 8 महीने तक राहुल को देखते देखते फैमिली का दिमाग उसे ट्रस्टेड कैटेगरी में डाल चुका था। यह एक कॉग्निटिव बायस होता है। हम सोचते हैं कि अगर किसी ने कल तक कुछ गलत नहीं किया तो वो आज भी नहीं करेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सिर्फ वही वर्जन देखते हैं जो सामने वाला हमें दिखाना चाहता है। उसके अंदर चल रही लड़ाई, उसके कर्ज, उसकी आदतें सब हमसे छुपे रहते हैं। अब दूसरा पहलू है मास्क ऑफ सैनिटी। इंसान की खूबी है कि वो एक ही वक्त पर अलग अलग जिंदगियां जी सकता है। राहुल कहने को तो अपने स्कूल का सबसे होशियार स्टूडेंट था और किसी के लिए एक रिलायबल वर्कर था, लेकिन असल में ऑनलाइन गैम्बलिंग ने उसे एक शातिर प्रेडेटर बना दिया था। लोग सालों तक एक नॉर्मल मास्क पहनकर जी सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक्स सिर्फ रिकॉर्ड्स देखते हैं, लेकिन किसी के कैरेक्टर, एडिक्शंस या मॉरल कंपस को स्कैन नहीं कर सकते। हर क्रिमिनल का पहला जुर्म होता है जहां उसके पहले उसके रिकॉर्ड्स बिल्कुल क्लीन होते हैं। इंसान वैसे भी स्टैटिक नहीं होता, उसकी सोच सिचुएशंस के साथ बदलती है। कभी कभी एक ही फैक्टर जैसे भारी कर्ज, एडिक्शन या अपमान का एहसास उसके दिमाग को कंप्लीटली शिफ्ट कर देता है। राहुल के केस में ऑनलाइन गेम एंड गैम्बलिंग से मिला कर्ज और उसे चुकाने का प्रेशर उसका ट्रिगर बना। जब डेस्परेशन पीक पर पहुंचती है तो इंसान एम्पैथी खोना शुरू कर देता है और सामने वाले को इंसान नहीं, एक रिसोर्स के रूप में देखने लगता है। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सिस्टम्स ओवर ट्रस्ट। अगर इंसान अनप्रेडिक्टेबल है तो सोल्यूशन पैरानोया नहीं, सिस्टम है। ट्रस्ट रखिए, लेकिन बाउंड्रीज के साथ। चाहे कोई 10 साल से काम कर रहा हो, उसे आपके लॉकर के कोड्स, हिडन कीज या वल्नरेबिलिटीज का पता नहीं होना चाहिए। जैसे इस केस में राहुल को डेली रूटीन्स का एग्जैक्ट पता था। इस केस से निकलने वाले सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि एक्शन लेने के लिए है। सबसे पहला, कभी भी डोमेस्टिक हेल्प को सिर्फ ट्रस्ट या रेफरेंस पर हायर मत कीजिए। फॉर्मल पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाइए, क्योंकि यह एक बेसिक सेफ्टी लेयर है। दूसरा, अगर आप किसी एम्प्लॉय को निकालना चाहते हैं, खासकर थेफ्ट, झूठ या एडिक्शन जैसे रीजंस पर, तो तुरंत सारे एक्सेस कोड्स चेंज कीजिए। हिडन स्पेयर कीज हटाइए। अगर सोसाइटी में रहते हैं तो गार्ड्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि उन्हें एंट्री ना दी जाए। तीसरा, अपनी डेली लाइफ को इतना प्रेडिक्टेबल मत बनाइए कि कोई इस बात का फायदा उठा ले। और सबसे ज़रूरी, रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए। बार बार पैसे मांगना, आपके नाम पर पड़ोसियों से उधार लेना या झूठ बोलते पकड़े जाना छोटी बातें नहीं होती। ये उस शख्स के अंदर चल रही किसी बड़ी प्रॉब्लम का सिग्नल होती हैं। ऐसे केसेस में एम्प्लॉयमेंट को सेफ और फर्म तरीके से टर्मिनेट करना ही सही डिसीजन होता है, क्योंकि सेफ्टी सिर्फ लॉक और कैमरा से नहीं आती, वो आती है अवेयरनेस और टाइमली एक्शन से। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।